हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज के इस लेक्चर में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए, आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो जिसमें कि जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हमें क्वेश्चंस आ रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हमें कमेंट्स पूछे जा रहे थे कि मैम एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दीजिए, जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाए। तो इसीलिए आज के इस सेशन में हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे रिलेटेड, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है, एमसीक्यूज का लेवल वगैरह क्या होता है, तो जिसके अकॉर्डिंग आप आपके प्रिपरेशंस ऑनगोइंग रख सकते हो। एंड तक जरूर देखिएगा। 50 एमसीक्यूज है, पहले आप खुद से आंसर मार्क करने की कोशिश करिए। आप देखिए कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी प्रिपरेशन आपको करने की जरूरत है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्क्योप्टेरिक्स इज कंसिडर्ड एज मिसिंग बिटवीन। तो देखिए, आर्क्योप्टेरिक्स जो होते हैं ये मिसिंग लिंक्स होते हैं, और आप इसे कनेक्टिंग लिंक्स भी कह सकते हो, और कनेक्टिंग लिंक्स भी आ सकता है आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये मिसिंग लिंक्स भी आप इसे कह सकते हैं, और कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट हो जाएगा। अब इससे क्यों बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में जो मिसिंग लिंक्स होते हैं उसे हम आर्क्योप्टेरिक्स क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे कुछ हिस्ट्री है। तो देखिए, जो पुराने टाइम में यानी अर्ली टाइम में जो पहले बर्ड्स होते थे, बर्ड्स में जो बर्थ होती थी इनकी, ये जुरासिक पीरियड में होती थी इनकी बर्थ। ठीक है, बर्थ क्या होती थी, बर्ड्स की जुरासिक पीरियड में होती थी। और इस टाइम में इनके जो आर्क्योप्टेरिस कैरेक्टर होते थे, ये कुछ मॉडर्न होते थे, कुछ मॉडर्न बर्ड्स के होते थे, और कुछ डायनासोर्स के होते थे। ठीक है, डायनासोर्स के होते थे। डायनासोर्स जिसमें रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, डायनासोर्स में रेप्टाइल्स के कैरेक्टर होते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये अभी मिसिंग है, तो इसीलिए इसे कहते हैं कि मिसिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, जिसे आर्क्योप्टेरिक्स कहा जाता है बायोलॉजी में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट, हेमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन विच कॉज ड्यू टू। तो देखिए, हीमोफीलिया चूंकि ह्यूमन बीइंग्स में देखने मिलता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड एंड फीलिया यानी लव। ठीक है, यानी जिनमें बहुत ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए जब खून निकलता है तो वो खून रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूस खून जो है, ब्लड जो है कंटिन्यूस फ्लो होता है, और कुछ पॉइंट पर आकर स्लो डाउन होता है एंड फिर स्टॉप होता है, तो उसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि कॉज होता है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेशन की वजह से। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज प्रेजेंट इन दी। देखिए, क्लाइटेलम अर्थवर्म में, यानी अर्थवर्म की बॉडी का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो जो कि क्लाइटेलम, देखिए आप यहाँ पर होता है, बीच में जो होता है इनके पार्ट, और यहाँ पर इनके जो सेगमेंट्स होते हैं, देखिए अर्थवर्म में काफी सारे सेगमेंट्स होते हैं। तो इनके जो सेगमेंट्स है 14 से लेकर 16 में, 14, 15 एंड 16 सेगमेंट पर जो बॉडी पार्ट होते हैं, इनके जो सेगमेंट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं क्लाइटेलम। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेगमेंट 14 टू 16। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्माफ्रोडाइट। तो देखिए, हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हर्माफ्रोडाइट है। तो हर्माफ्रोडाइट यानी क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो ये जो होता है हर्माफ्रोडाइट, ये होते हैं अर्थवर्म्स। तो अर्थवर्म्स में दोनों, यानी दोनों में मेल एंड फीमेल के दोनों भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, अर्थवर्म। नेक्स्ट, द बायोजेनेटिक लॉ वॉज प्रपोज बाय। तो देखिए, बायोजेनेटिक लॉ जो है ये हेकेल ने प्रपोज कराया है 1960s के टाइम पर। तो ये लॉ क्या कहता है, तो देखिए बायोजेनेटिक लॉ होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो,
जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर अपने एंसेस्टर फीचर्स को अगर रिपीट करता है तो उसी को हम कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ। और बायोजेनेटिक लॉ ये हेकेल ने प्रपोज करा है 1960s में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, choose the correct statement with the reference to organic evolution. The first statement है flippers of whale and wings of bat exhibit analogy. Then second है wings of butterfly and wings of birds exhibit homology. Then third है organs with dissimilar structure are called analogous organ. Organ with similar structure and origin are called होमोलोगस। तो देखिए यहाँ पर जो हमें फोर्थ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इन फोर्थ स्टेटमेंट में से थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट है। तो थर्ड हम फोर्थ पहले देखते हैं, फिर थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए बता रहा है ऑर्गन विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, उसे हम कहते हैं होमोलोगस। होमोलोगस यानी होमोलोगस स्ट्रक्चर जिनके पास सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन यानी सेम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, लेकिन उनका जो होता है डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स। अब एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होता है? एनालॉगस ऑर्गन्स या फिर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनमें डिफरेंट उनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन्स होता है, लेकिन वो सेम फंक्शन उनका परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखिए एनालॉगस में सेम फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन होमोलोगस में डिफरेंट फंक्शन होता है। बस यही यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही होता है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड विंग्स ऑफ बैट एग्जिबिट एनालॉजी। नहीं, फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड विंग्स ऑफ बैट एग्जिबिट्स होमोलॉजी एंड विंग्स of butterfly and wings of birds exhibit analogy not homology। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो आपके साथ शेयर करा है, जो दिया गया है, यही करेक्ट है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। तो हमें बताना है कि क्रोमोसोम का कंपोजिशन किस तरीके से होता है। तो क्रोमोसोम की जब भी बात करें तो आता है एक बात कि जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्रोमोसोम जो है हमारे जेनेटिक मटेरियल बताता है, यानी हमारे ह्यूमन बींग्स में किस तरीके का ट्रेट है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, ये मेनली जेनेटिक मटेरियल बताता है। जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस में, हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए जो प्रेजेंट होता है मेनली वो बताता है। मान लीजिए न्यूक्लियस है और उसमें एक डीएनए मटेरियल है, इस तरीके से नहीं होता, आप तो इन्हें नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, ये इतने स्मॉल होते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं ये डीएनए होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए का पैकेजिंग होता है, ठीक है, और डीएनए की जो पैकेजिंग होती है, डीएनए की पैकेजिंग के लिए भी हमें कुछ ना कुछ चीजें चाहिए, तो डीएनए की जो पैकेजिंग होती है उसमें प्रोटीन का यूज करा जाता है। तो इसीलिए क्रोमोसोम्स जो है, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके के क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो है ये हमारे डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आर। तो देखिए कॉकरोच के माउथ पार्ट्स किस तरीके से होते हैं हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं, सकिंग टाइप होते हैं, पियर्सिंग टाइप होते हैं, सिफोनिंग टाइप होते हैं। तो देखिए जो कॉकरोचेस होते हैं, कॉकरोचेस जो है इनका फूड जो होता है ये सॉलिड होता है, कॉकरोचेस का फूड सॉलिड होता है, इसीलिए वो सॉरी अपने फूड को जो है ये च्यूइंग करते हैं, बाइट करते हैं, तो इसीलिए जो उनका माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फिशेस दैट कैन बी फाउंड इन पॉन्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी। तो देखिए फिशेस जो पॉन्ड्स में होते हैं उसे हम कंसिडर करते हैं एज ए सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर हम फिशेस को क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज जो भी सेकेंडरी कंज्यूमर बेसिकली क्या होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड हो। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जनरली कार्निवोरस, जो कि मीट वगैरह ईट करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि फिश वगैरह जैसे क्या होते हैं, जो बिग फिशेस जो होते हैं वो फिशेस वगैरह ईट करते हैं जनरली, तो इसीलिए जो फिश होते हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, यानी ये किसी ना किसी पर डिपेंड होते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट,
एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज, देखिए प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं हमें ये बताना है। तो देखिए प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक होता है प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उनमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और यूकैरियोट्स जो होते हैं ये सिंगल सेल नहीं होते हैं और इनमें एक ही सिर्फ न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोट्स जो है दिए गए ऑप्शन में से ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है। फंगाई, प्रोटोजोएन, अमीबा ये एग्जाम्पल्स है यूकैरियोट्स के, एंड प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, The theory of inheritance of acquired characters was proposed by, जो theory है inheritance of acquired character की, ये propose किया था लमार्क साइंटिस्ट ने। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, Y क्रोमोसोम डिटरमाइंस मेलनेस इन, तो देखिए Y क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये मेल को डिटरमाइन करता है ह्यूमंस में, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं XY क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये मेल के होते हैं, एक्सेस फीमेल के होते हैं। तो Y जो है यही डिपेंड करता है कि ये मेल होगा, ठीक है। अगर XX आ रहा है मतलब ये फीमेल होती है, और XY अगर आ रहा है तो Y से ही यहाँ पर डिटरमाइन करा जाता है कि ये मेल है। तो इसीलिए Y क्रोमोसोम्स अगर ह्यूमन बींग्स में है मतलब मेल है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, तो देखिए ग्रोथ हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सिक्रीट करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पिट्यूटरी। नेक्स्ट, द जूलॉजिकल नेम ऑफ लिवर फ्लूक इज, देखिए लिवर फ्लूक का जूलॉजिकल नेम है फैसिकुला हिपैटिका, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ फंगाई या फिर फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई को हम कहते हैं माइकोलॉजी, तो इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें लार्ज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मशरूम्स, ईड्स एंड मोल्स वगैरह यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सडन इनहेरिटेबल जेनेटिक चेंज इज, क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं उसे, म्यूटेशन कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं, या फिर नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो देखिए सडन इनहेरिटेबल जेनेटिक चेंज जो होता है उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अब देखिए म्यूटेशन जो है ये कहाँ पर अकर होता है, चेंजेस जो है जो सडन चेंज होता है ये कहाँ पर अकर होता है, हमारे जो डीएनए होते हैं डीएनए में नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के सीक्वेंस में चेंजेस अगर होते हैं उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो है ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, न्यूट्रल टू दी ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो सडन चेंजेस होते हैं जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक इनहेरिटेबल जेनेटिक चेंजेस में, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन यूज एज बायोफर्टिलाइजर, तो बायोफर्टिलाइजर के लिए हम कौन सा यूज करेंगे ऑप्शन ये हमें बताना है। तो देखिए नॉस्टॉक, नॉस्टॉक जो है एज अ बायोफर्टिलाइजर यूज करा जाता है बिकॉज ये नाइट्रोजन फिक्सिंग के काम आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द एलिमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल इज, तो क्लोरोफिल में जो एलिमेंट पाया था वो कौन सा होता है, क्या वो आयरन होता है, Mn मैग्नीज होता है, Mg मैग्नीशियम होता है, या फिर MO मोलिब्डेनम होता है। तो देखिए जो एलिमेंट क्लोरोफिल में होता है वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल पिगमेंट के सेंट्रल एटम में होता है, और मैग्नीशियम जो है यहाँ पर क्लोरोफिल को हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन एक्टिवेशन में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। नेक्स्ट, टोमेटो फ्रूट इज, देखिए टोमेटो फ्रूट जो होता है ये एक बेरी होता है, क्योंकि एक सिंगल फ्लावर और सिर्फ वन ओवरी के साथ टोमेटो फ्रूट आता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बेरी। नेक्स्ट, कंगारू इज फाउंड इन, तो कंगारू कहाँ आपको ज्यादा देखने मिलते हैं, तो कंगारू आपको ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर कंगारू आपको देखने मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा कंगारू जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेटल प्रेजेंट इन होमोग्लोबिन इज, तो देखिए होमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या फिर क्लोरीन। इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए होमोग्लोबिन में जो मेटल प्रेजेंट होता है वो होता है आयरन, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रीजंस ऑफ लैंथोनाइट कंट्रैक्शन इज,
ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है। ठीक है, सो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग मीन्स व्हाट? स्क्रीनिंग। शील्डिंग इज नथिंग बट, शील्डिंग को स्क्रीनिंग भी कहते हैं। यानी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f। 4f इलेक्ट्रॉन्स बोल तो, यानी 4f ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर किस में दिया गया है, negligible screening effect of f orbital। ठीक है, तो for this question option A here is the right answer। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, तो हमें इस ऑप्शंस में से बताना है ऑक्सीजन किस में नहीं होता है, सिलिका, ग्लास, आयरन या फिर केरोसिन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, बल्कि केरोसिन जो है क्रूड ऑयल से बनता है। नेक्स्ट, Which gas is present in atmosphere in a high amount? तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि एटमॉस्फेयर में कौन सी ऐसी गैस है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए, एटमॉस्फेयर में जिस गैस का ज्यादा अमाउंट होता है, हाई अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट होती है वो होता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपको हाई अमाउंट पूछा है, कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको लो अमाउंट पूछा जाएगा और कभी कभी एग्जैक्ट नंबर दिया जाएगा परसेंटेज के फॉर्म में, और आपको बताना होगा इतना परसेंटेज एटमॉस्फेयर में किस गैस का होता है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको याद रखना है हर एक गैस का कितना परसेंटेज और कितना अमाउंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जैसे कि हमने देखा हाई अमाउंट होता है, जो कि होता है आपका 78% नाइट्रोजन का होता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करा जाए तो 0.04% जो गैस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ऑक्सीजन होता है 21% ऑक्सीजन होता है, और जो रिमेनिंग गैस है जैसे आर्गन वगैरह जो गैस होती है ये
0.96% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो मेनली आपको एग्जामिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों गैस का ही आपको परसेंटेज वगैरह पूछा जाता है। नेक्स्ट, मेलेनिन प्रिवेंट फ्रॉम विच रेज, तो हमें बताना है मेलेनिन हमें कौन सी रेज से प्रिवेंट करता है, यूवी रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज और इंफ्रारेड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूवी रेज। तो मेलेनिन क्या होता है, देखिए मेलेनिन एक पिगमेंट होता है स्किन सेल में जो प्रोटेक्ट करता है स्किन को फ्रॉम सन रेज। सन रेज, जो सन से रेज निकलती है उसे हम कहते हैं यूवी रेज, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूवी रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट, ऐसी गैस जो फ्रूट राइपन कराता है यानी फ्रूट को पकाता है आर्टिफिशियली, वो गैस होती है इथिलीन। इथिलीन गैस का यूज कर जो फ्रूट्स होते हैं, जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, उन्हें पकाया जाता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। दैट्स इट, यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चंस हम एंड करते हैं। इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा भी आपको किसी भी टॉपिक पर आपको एमसीक्यूज चाहिए या फिर कोई आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हो। आपके कमेंट पर हम जरूर से वीडियो लेकर आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किनाबर इज एन ओर ऑफ, तो देखिए किनाबर किस चीज का ओर होता है हमें ये बताना है। तो किनाबर जो है इसका आपको केमिकल फॉर्मूला बताना चाहिए जो कि होता है HgS। तो यहाँ पर देखिए किनाबर इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट है। तो उस तरीके से आपको सिंबल्स भी याद होना चाहिए, Ag सिल्वर होता है, Sa स्कैंडियम, Al एल्यूमिनियम, लेकिन किनाबर इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Next, which of the following species is not expected to be a ligand? तो दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन जो है उसे हम ligand नहीं कहेंगे, ये हमें बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए, बी एंड डी को देखिए। तो ऑप्शन ए CO, ठीक है, CO जो कि बहुत फेमस लिगैंड है। उसी तरीके से NO भी एक लिगैंड है। इथिलीन डाइअमाइन जो कि बाइडेंडेड लिगेंड है, लेकिन NH4 जो है ये लिगेंड नहीं है। क्यों नहीं होगा, देखिए अगर यहाँ पर NH3 होता तो ये लिगेंड होता। लिगेंड क्या होता है, जनरली सेंट्रल एटम से जो एटम्स अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं लिगेंड्स। लेकिन NH3 अगर NH4 है यहाँ पर, ठीक है, NH3 होता तो यहाँ पर लोन पेयर्स होते। ऐसा एटम जिनके पास लोन पेयर हो तो उसे हम जनरली लिगेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर NH4 है तो यहाँ पर ये जो दो लोन पेयर है इसमें से एक जो है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक एटम ये नाइट्रोजन लूज कर देगा। तो इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो देखिए जब भी चार्ज आ जाता है लिगैंड नहीं बल्कि ये आयंस का फॉर्म ले लेते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है ये एक आयन है, ना कि ये लिगैंड है, ये लिगैंड नहीं होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, in a lead storage battery the electrolyte H2SO4 is, तो देखिए लेड स्टोरेज बैटरी जो कि कार्स में होती है ये बैटरी, अब इनमें इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 जो होता है ये 38% होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट,
Ziegler-Natta catalyst is TiCl4 dissolvent। तो देखिए Ziegler-Natta catalyst जिसको TiCl4 कहते हैं, TiCl4 ट्राइथिल एल्यूमिनियम में ही डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब ट्राइथिल एल्यूमिनियम ये क्या होता है? तो ट्राइथिल एल्यूमिनियम जो है ये को कैटलिस्ट होता है Ziegler-Natta कैटलिस्ट का, जो कि यूज करा जाता है इथीन पॉलीमराइजेशन के लिए। अब देखिए जो ट्राइथिल एल्यूमिनियम जो कि हमने कहा अभी को कैटलिस्ट होता है Ziegler-Natta कैटलिस्ट का, ये जो है ये मेटल हैलाइड के एक्टिव साइट्स पर अटैक करता है। लेकिन ये जो इथीन होता है आपका यहाँ पर इथीन मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता है, रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ये जो है ट्राइथिल एल्यूमिनियम ये आपका फॉर्म करता है पॉली इथिलीन कंपाउंड। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन योर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ट्राइथिल एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड? तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स किसे कहेंगे? जो H+ डोनर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पर ये है HI। किस तरीके से होगा? HI जो है ये H+ एंड I- फॉर्म में ये स्प्लिट होता है, इस तरीके से इनके आयंस बनते हैं और यहाँ पर ये H+ है, ये डोनर बन जाता है, तो इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। और इनके ऑर्डर भी आपको याद रखना है, HI जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देन HBr होता है, देन HCl होता है एंड देन HF होता है। तो ये होती है इनके एसिड्स की स्ट्रेंथ। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Which compound has the lowest degree of ionic character? तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जिसका जो लोएस्ट डिग्री होता है उनका आयनिक कैरेक्टर जो है वो लो होता है। तो देखिए यहाँ पर AlCl3 ये जो कंपाउंड है इनका लोएस्ट होता है आयनिक कैरेक्टर, बिकॉज देखिए MgCl2, NaCl एंड CaCl2 ये जो 3 कंपाउंड्स है, इन 3 कंपाउंड ये तीनों भी कंपाउंड जो है ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है जो कि अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल होते हैं और इनमें जो आयनिक कैरेक्टर है वो हाईएस्ट होता है। लेकिन AlCl3 जो है ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है आपके पीरियोडिक टेबल के और इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फाइंड द मॉलिक्यूल विद द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हमें कुछ मॉलिक्यूल दिया है और फाइंड आउट करना है कि किस मॉलिक्यूल का मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं CH4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये तो नहीं होगा। CO2 इसकी ज्योमेट्री आप सभी को पता है, CO2 की ज्योमेट्री एंगल कोई भी नहीं बनता है, 0 विच इज प्लेनर होता है। ठीक है, तो रह गई बात NH3 एंड NF3। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो है NH3 एंड NF3 में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं NH3 का हम पहले बनाते हैं, क्योंकि NH3 के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, हाफ फिल्ड होता है। उसी तरीके से NF3 फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, NF3 तो यहाँ पर आप देखेंगे कि NH3 ठीक है, NH3 में जो 3 हाइड्रोजन आइटम्स है और लोन पेयर्स है। ठीक है, सो जैसे हम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, सो हमारा क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन की कम होंगी और नाइट्रोजन के इस केस में ज्यादा होगी। तो यहाँ पर लोन पेयर्स की तरफ क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन क्या है? बहुत छोटा एलिमेंट है, तो ये भी नाइट्रोजन की तरफ ही एनर्जी जाएगी। लेकिन इस केस में देखिए नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स है, लेकिन जैसे मैंने कहा आपको लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, वेराज इन फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है इनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा।
ठीक है, तो ये नाइट्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसलिए इस केस में आपका जो आंसर होगा वो NH3 होगा। इसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट S का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NF3। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन है सॉरी, यहाँ पर ये क्या है, एक एक्सेप्शन है NH3, क्योंकि हमें पता है H का कम होगा N का ज्यादा होगा, इसीलिए स्टूडेंट ये जो है NF3 को मार्क कर आते हैं नहीं, लेकिन आपको याद रखना है NH3 यहाँ पर इसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which amongst the following option is correct? Relation between change in enthalpy and change in internal energy। तो हमें रिलेशन बताना है enthalpy and internal energy के बीच का रिलेशन। ठीक है, so as you all know delta H is equals to delta U plus P delta V। ठीक है, so delta U plus P delta V, so according to ideal gas equation PV is equals to nRT होता है, तो यहाँ पर P डेल्टा V की जगह आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल्टा NGRT। ठीक है, सो डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन A हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, at absolute zero the entropy of a perfect crystal is zero. This is dash of thermodynamics। ठीक है, तो ये हमें थर्मोडायनेमिक लॉ का एक स्टेटमेंट दिया गया है, हमें फाइंड आउट करने के ये कौन से लॉ वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन चेंज फॉर्म बट इट नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ एन एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, हीट जो है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होती रहती है इन एन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, देन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है energy of a system approaches a constant as temperature approaches absolute zero। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी भी क्या होती है, जीरो होती है, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। तो इसीलिए ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जब एब्सोल्यूट जीरो हो तो परफेक्ट क्रिस्टल भी जीरो हो जाता है एंट्रोपी के लिए, तो यहाँ पर ये कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, इसीलिए थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, वोल्ट अपॉन मीटर इज यूनिट ऑफ। तो हमें पूछा जा रहा है वोल्ट अपॉन मीटर दिए गए ऑप्शन में से किसका यूनिट है। तो देखिए वन बाय वन आप सारे जो ऑप्शन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो सिमिलर है उनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो सिंपल फॉर्मूला, सिंपल यूनिट्स आपको पूछा गया है, तो बेसिक, बहुत बेसिक जो फिजिक्स में आपको फॉर्मूलाज है ये पता होना चाहिए, उनका यूनिट क्या होता है वगैरह। अब ऑप्शन ए की अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका यूनिट होता है सिर्फ वोल्ट। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dx होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस dV बाय dx। तो यहाँ पर dV क्या होता है, देखिए d लगता है किसी के आगे, किसी भी सिंबल वगैरह के आगे अगर d लगता है तो याद रखिएगा बस चेंज बता रहा है वो। E here is इलेक्ट्रिक फील्ड और dV जो है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। dx यहाँ पर डिस्टेंस होता है, तो पोटेंशियल है तो यहाँ पर वोल्ट होगा डिवाइडेड बाय एंड dx से डिस्टेंस को हम किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में। सो ये हो गया वोल्ट अपॉन मीटर, और हमें क्वेश्चन में पूछा ही गया है वोल्ट अपॉन मीटर किसका यूनिट होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के यूनिट एंगुलर मोमेंटम की यूनिट से मैच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, m इंटू वी इंटू आर। ठीक है, जैसे हमने कहा फंडामेंटल डायमेंशन की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको फंडामेंटल डायमेंशन की हेल्प से यहाँ पर सारे यूनिट्स वगैरह सब आपको सॉल्व करना है। m तो कैपिटल m आ जाएगा मास। ठीक है, वेलोसिटी
L अपॉन टी हो जाएगा, R का हो जाएगा L। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके जो डायमेंशन है कुछ इस तरीके से हो जाएंगे m इंटू एल स्क्वायर अपॉन टी। तो ये एंगुलर मोमेंटम का हमारे डायमेंशन आ गए। अब वन बाय वन आप सारे ऑप्शंस को सॉल्व करिए और देखिए किस ऑप्शन से एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स जो है ये मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोर्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ऑप्शन ए। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हो जाएगा यहाँ पर एम, कैपिटल एम आ जाएगा, और एक्सेलरेशन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, आप लिख लीजिए यहाँ पर मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आता है एक्सेलरेशन का। तो एम इंटू मीटर हो जाएगा एल, एन सेकेंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल अपॉन टी स्क्वायर। तो लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन से फोर्स के डायमेंशन मैच नहीं हो रहे, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी पावर, पावर को आप सॉल्व करिए। ऑप्शन बी है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब फोर्स का भी फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m इंटू ए, तो उसके डायमेंशन हम सॉल्व करिए, हो जाएगा आपका एम एल अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी सॉल्व करा फोर्स का। ठीक है, ऑप्शन ए में ही हमने फोर्स का यूनिट सॉल्व करा। तो यहाँ से आप ये लिख लीजिए। तो आपको जो आप रफ काम कर रहे हो, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, तो अच्छे से लिखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो होता है उसी फॉर्मूले में उसी आपको तरीके से सॉल्व करना होता है। तो आपको अच्छी तरीके से आप लिखोगे तो आप वहीं से उठा ले, आपको फिर से नहीं सॉल्व करने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, एम एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है जिसको हम मीटर में आ जाता है, एंड टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल अपॉन टी स्क्वायर। मीटर है तो यहाँ पर आ जाएगा एल अपॉन, और सेकेंड है तो इसको हम टी से मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा टी क्यूब। लेकिन ये भी यानी पावर के भी जो यूनिट्स है डायमेंशन से ये एंगुलर मोमेंटम के यूनिट से मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन सी को। ठीक है, ऑप्शन सी है यहाँ पर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होगा m इंटू वी। ठीक है, m हो जाएगा आपका मास का कैपिटल M आ जाएगा, v वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है l अपॉन t। ठीक है, यहाँ पर हमने निकाला L अपॉन टी। इस पावर के ऑप्शन में हमने निकाला था वेलोसिटी का यूनिट, तो L अपॉन टी हो गया था। और यहाँ पर m इंटू एल अपॉन टी हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल अपॉन टी। तो लेकिन ये भी नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, फोर्स भी नहीं मैच कर रहा, पावर भी नहीं, और ना ही मोमेंटम भी यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के यूनिट से मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों भी इनकरेक्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का जो यूनिट होता है और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट दोनों भी सेम होता है, इक्वल होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन में हमें करेक्ट रिलेशन बताया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइंस्टाइन इक्वेशन पता होना चाहिए, जो कि बहुत फेमस है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को और इस फॉर्मूला को हम कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला। हम देखिए यहाँ पर E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है यहाँ पर मास, एंड C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल्स टू एम, मास है, मास को इस तरीके से भी लिखते हैं 1U। U का मतलब होता है यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट इंटू सी स्क्वायर। अब देखिए 1U इंटू सी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये होती है 1U इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पर 1U इस साइड रखिए, देन ये सी स्क्वायर जो है लेफ्ट साइड में चले जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर।
ठीक है, तो ये रिलेशन हमें किस इक्वेशन में दी गई है? ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a particle covers half of its total distance with speed v1 and rest of half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर से आप रिपीट करिए। देखिए, a particle cover half of its distance with speed v1 and v2. अब देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। टोटल डिस्टेंस बोला है इन्होंने, तो टोटल डिस्टेंस मान लीजिए सपोज d हम ले लेते हैं। अब डिस्टेंस में v1 जो है स्पीड, ये हाफ डिस्टेंस है एंड अदर हाफ डिस्टेंस जो है ये v2 है। तो ये देखिए इसको हाफ करिए, देखिए d/2 हो जाएगा, ये d/2 क्योंकि टोटल d है, हाफ हाफ करोगे तो d/2, लेकिन ये जो d/2 हाफ है उसकी स्पीड v1 है, ठीक है, और ये जो d/2 हाफ है सेकेंड, इसकी स्पीड जो है ये v2 है। अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए कहा है टोटल जर्नी की, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक की जर्नी की एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा यहाँ पर, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस, टोटल ये पूरा डिस्टेंस हमने सपोज करा था ये है d, ठीक है, अपन टोटल टाइम, टोटल टाइम यहाँ पर टाइम वगैरह की तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो देखिए ये हाफ जो है, ये हाफ आप अज्यूम कर लीजिए ये t1 है, और ये हाफ जो है ये डिस्टेंस इनका t2 है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा t1 प्लस t2, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड जो है, ये आ गई d/t1/t2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको यहाँ पर लिख कर रख लीजिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू d/t1 प्लस t2, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस कम है इसीलिए यहाँ पर हम इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें और आगे, अभी यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं खत्म हुआ है, अभी हमें और कैलकुलेशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फिगर जो है ये हमने नहीं रब करा है, ये आपके इसी फिगर को देखकर हम यहाँ पर और आगे कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड हमने निकाला, लेकिन हमें स्पीड भी फाइंड आउट करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमने यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? बिकॉज हमें टाइम फाइंड आउट करना है इस केस में, ठीक है। सो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, क्योंकि हमने टाइम को इस साइड लेकर आए, क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर टाइम देखिए, फर्स्टली हम t1 के लिए टाइम फाइंड आउट करेंगे, देन t2 के लिए हम टाइम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो t1 हमारा इस केस में हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा t1 के लिए, डिस्टेंस क्या है t1 के लिए? डिस्टेंस आप देखिए d/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड, t1 की स्पीड है v1, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये हमें d/2 v1, ये टाइम 1 हमें पता लग गया। इसी तरीके से टाइम 2, ठीक है, यानी t2 के भी आप फाइंड आउट करिए। देखिए इसी फॉर्मूले में टाइप करिए, डिस्टेंस अगेन d/2 सेम है, डिवाइडेड बाय स्पीड क्या होगा t2 के लिए v2। तो यहाँ पर हमें t1 एंड t2 यानी ये हमें मिल गई, ये इक्वेशन 1 दे दीजिए इसको, और इसको दे दीजिए इक्वेशन 2। तो हमें t1 t2 मिल गया। अब इस केस में आप टोटल टाइम फाइंड आउट करिए, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टेकन अपॉन टोटल टाइम। तो हमें लास्ट फॉर्मूले में ये वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप यहाँ पर टोटल टाइम फाइंड आउट करिए, t1 प्लस t2, ठीक है। t1 कितना है हमारा d/2 अपॉन v1 प्लस t2 आया हमारा d/2 अपॉन v2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर d/2 यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, d/2 आप यहाँ पर कॉमन लीजिए, d/2 यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए आप, और सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए यहाँ पर टाइम आ जाएगा आपका d/2, अब इसका एलसीएम लीजिए 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो इसका अगर आप एलसीएम लोगे
तो आ जाएगा आपका इस तरीके से v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। ठीक है, तो ये टोटल टाइम आपको पता लग गया। ठीक है, ये टोटल टाइम था आपका, यहाँ पर लिखिए टोटल टाइम। टोटल स्पीड हमें पता लग गई, टोटल टाइम हमें पता लग गया। ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला लिखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, देन वैल्यू पुट करिए। इस तरीके से आप करोगे, यहाँ पर आप इसे रब करिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो भी हमने कैलकुलेशन करी है आप साइमल्टेनियसली कर लिए, आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेकर रखिए या फिर आप बैक करके फिर से वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट, जर्नी पूछा है टोटल कितनी होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस जो हमने यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आपको पुट करना है। ठीक है, d अपॉन टाइम t1 प्लस t2, टाइम हमारा था यहाँ पर देखिए d/2 और ये पूरा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। ठीक है, अब यहाँ पर d कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा 2v1 अपॉन v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये टोटल एवरेज स्पीड जो है आपकी ये इस तरीके से आता है 2v1 अपॉन v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ऐसा आपको ऑप्शन सी में ये इक्वेशन नजर आ रही है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू। तो देखिए जब सन निकलता है तो सनराइज के टाइम पर आपको रेड रेड दिखता है सन के आसपास, उसी तरीके से सनसेट के टाइम पर भी रेड रेड दिखता है। तो ये क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, ये क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग से ये एक्सप्लेन होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट, electric field intensity due to electric dipole at point distance r from its center varies as। तो देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट पूछा गया एट डिस्टेंस r। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से वैरी करेगा हमें ये बताना है। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फोर्स के इनवर्स जाती है, जैसे कि हमने देखा इससे पहले भी जब हम फोर्स का देख रहे थे, जो चार्ज था Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर देखा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई फोर्स लगती है तो एक डिस्टेंस जो होता है ये आपका डिनोमिनेटर में ही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक बात आपको एक माइंड में रख लेना है आपको कि यहाँ पर ये देखिए ये E इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये r रेस टू -3, तो ये माइनस में चले गया ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ऊपर माइनस में ऑप्शन डी में है r रेस टू -3, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, r रेस टू -3। नेक्स्ट, the maximum distance up to which TV transmission from a TV tower of height h can be received is proportional to। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बता रहा है कि एक टीवी सिग्नल है। ठीक है, टीवी सिग्नल है जिसकी हाइट h है। अब ये कितने डिस्टेंस तक सिग्नल जा रहा है ये हमें बताना है। तो मान लीजिए डिस्टेंस हम सपोज करते हैं r यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है r ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के पावर से। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा r इज इक्वल्स टू h हाफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज 2h अपॉन 2 पाई, एज पर बोर्स थ्योरी इट्स एनर्जी विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, पहले ये देखिए। इस क्वेश्चन में आपको एंगुलर मोमेंटम दिया गया है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम आपको जो दिया गया है उसकी वैल्यू है 2h अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अभी यहाँ पर आपको एनर्जी फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। अब देखिए यहाँ पर जो एटम यूज करा गया है वो हाइड्रोजन एटम है। आप सभी को पता है हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके आसपास ऑर्बिट में अराउंड इसके इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो घूम रहा है आसपास। अब देखिए यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम आप सभी को पता है एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, बट अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम होता है nh अपॉन 2
पाई। अब देखिए यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम दिया गया है, यहाँ पर आपको n की वैल्यू दी गई है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को रिलेट करिए तो यहाँ पर n की वैल्यू इन्होंने 2 दी गई है। तो मतलब n क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। h होता है यहाँ पर आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 आपका कांस्टेंट होता है और पाई भी आपका एक तरीके से कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर mvr इज इक्वल्स टू n की वैल्यू पुट कर दीजिए 2h अपॉन 2 पाई। तो ये इक्वेशन को 1 इक्वेशन लिख दीजिए। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है हमें और बाद में भी इसका यूज आएगा। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर z होता है एटॉमिक नंबर और n होता है कि जैसा हमने अभी कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। देन यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए -13.6, जैसे कि क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन आइटम दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटू 1 स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू 2 है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो -13.6 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 2 स्क्वायर होता है 4। तो इधर यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपकी एनर्जी है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए किस ऑप्शन में ये करेक्ट किस ऑप्शन में ये करेक्ट आपको वैल्यू दिख रही। तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, induced EMF in electromagnetic induction depends only on। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है जो EMF है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो यहाँ पर वो किस चीज पर डिपेंड करता है। अब देखिए EMF जो है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, EMF जिसे हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, तो V इंड्यूस जो होता है इज इक्वल्स टू -d∅/dt होता है। तो यहाँ पर फाई होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और टी होता है यहाँ पर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है या फिर आप ये भी कह सकते हो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है इन अ सर्किट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी सर्किट। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जिससे टाइम चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, नेट चार्ज ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका इस सेमीकंडक्टर चैप्टर से लिया गया है। अब सेमीकंडक्टर्स में आपके 3 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर और एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखिए प्योर जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो सिलिकॉन होता है। ठीक है, कार्बन फैमिली ग्रुप। अब अगर सिलिकॉन के लेफ्ट साइड जो ग्रुप देखे वो बोरॉन ग्रुप होता है, राइट साइड जो ग्रुप होता है ये आपका फास्फोरस होता है। अब अगर आपके सिलिकॉन में आपका अगर बोरॉन ऐड कर दे हम, ठीक है, बोरॉन डोप हम ऐड कर दे सिलिकॉन में हम अगर बोरॉन डोप ऐड कर दे तो उस केस में ये जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा ये बनेगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें जनरली होल्स होते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज में होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर सिलिकॉन में फॉस्फोरस हम डोप ऐड कर दें तो ये आपका हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर कब होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब होता है, आई होप कि आपको क्लियर हो जाए। अब पूछ रहा है नेट चार्ज क्या होता है सेमीकंडक्टर्स में। अब नेट चार्ज हम किस तरीके से निकालते हैं, देखिए सिलिकॉन जो है ये प्योर है, सिलिकॉन पर कोई चार्ज नहीं होता यानी ये न्यूट्रल है। उसी तरीके से बोरॉन भी एक न्यूट्रल एटम है, उसी तरीके से फास्फोरस भी एक न्यूट्रल एटम है। अगर आप कोई न्यूट्रल एटम को अगर आप ऐड करो तो उस केस में न्यूट्रल 0 + 0 क्या हो जाएगा, आपका 0 ही आंसर आएगा। तो सेमीकंडक्टर्स में किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो उनका जो नेट चार्ज है ये हमेशा 0 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। तो देखिए यहाँ पर हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है। अब देखिए 2 मीडियम होते हैं,
डेंसर एंड रेयर। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये ऑप्टिक्स से लिया गया है, आपको पता होगा। तो ये देखिए टू मीडियम हमने देखा, डेंसर रेयर, और ये हमारा एक नॉर्मल है। तो यहाँ से अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट पास करा तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये रेयर मीडियम है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्रिटिकल एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो होता है जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 90 डिग्री हो जाता है, तो इसे को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब देखिए यहाँ पर हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई जो होता है आई सी इज इक्वल टू सी इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये होता है 1/μ। ठीक है, 1/μ, यहाँ पर म्यू होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है 2। तो ठीक है, तो यहाँ पर साइन आईसी हो गया 1/2। तो साइन हाफ कब होती है आपकी वैल्यू, साइन की हाफ जब साइन 30 हो। तो यहाँ पर साइन हाफ जब होती है, सॉरी साइन हाफ की वैल्यू साइन 30 पर हाफ होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल आएगा आपका ये 30 डिग्री आएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट, if electric field and magnetic field vectors of an electromagnetic wave are E and B vector, the direction of propagation of electromagnetic wave is। तो देखिए इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड E दी गई है और मैग्नेटिक फील्ड ये B दी गई है। E वेक्टर एंड B वेक्टर दिया गया है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E वेक्टर और B वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये E क्रॉस B के अलोंग इनका प्रोपोगेशन होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अलोंग E क्रॉस B होगा। और खास बात यहाँ पर ये है E क्रॉस B एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये तीनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलोंग E वेक्टर E क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, two waves of intensities 9:1 interfere to form fringes. The ratio of maximum and minimum intensities is। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको इनका एक्सपेरिमेंट पता होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक स्क्रीन है, यहाँ से स्लिट है, तो यहाँ से अगर लाइट पास करी जाए तो ये स्क्रीन है, मान लीजिए ये स्क्रीन है। तो स्क्रीन पर ये जो इंटेंसिटीज होती है, जो वेव्स होती है, कुछ इस तरीके से एक ब्राइट स्पॉट होती है, देन यहाँ पर डार्कनेस होती है, देन ब्राइट हो जाएगा, फिर देन डार्क। तो ये जो फॉर्म हो रही है ब्राइट देन डार्क, ब्राइट देन डार्क, तो इनको हम कहते हैं फ्रिंजेस। ठीक है, यानी दो वेव आके यहाँ पर मिल जा रही है, इंटरफेयर कर रही है यानी मिल जा रही है, और दोनों वेव मिलकर कुछ इस तरीके से स्पॉट जो बनाती है इसे कहते हैं इसमें फ्रिंजेस। ठीक है, अब हमें बताना है कि दो वेव्स के मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज का हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो इंटेंसिटीज होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटीज जो होगी, रिजल्टेंट क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि दो वेव है, दो वेव को अगर हम यहाँ पर पास करें तो दोनों वेव किस तरीके से पहुंच रही है, तो उसका फॉर्मूला होगा I1 प्लस I2 प्लस 2। ठीक है, यहाँ आई होप कि आपको क्लियर हो गया, इसे हम अब रब कर देते हैं सो दैट हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए I रिजल्टेंट होगा हमारा, यानी दोनों वेव का I रिजल्टेंट इंटेंसिटीज हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 cos 5। ये होगा हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटीज का फॉर्मूला। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर cos phi है, तो cos phi की मैक्सिमम वैल्यू होगी, cos phi की मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, और cos phi की मिनिमम वैल्यू होगी ये -1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम। +1 -1 किस तरीके से आ गया, तो ये ग्राफ में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर +1 जो थी मैक्सिमम cos phi की वैल्यू होगी और मिनिमम -1 होती है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालेंगे हम एंड मिनिमम इंटेंसिटी निकालेंगे। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए देखिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम निकालेंगे। तो मैक्सिमम के लिए I जो होगा यहाँ पर देखिए I1
जो कि हमें दिया है 9:1, तो यहाँ पर लिखिए 9I0 प्लस देन 1 है तो सिर्फ I0 लिखिए प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 9I0 प्लस I0 इंटू cos 5। देखिए मैक्सिमम पर cos 5 हमने लिखा है 1, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 9I0 प्लस I0 हो जाएगा आपका 10I0 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 9I0 प्लस यहाँ पर देखिए 9I0 का जो अंडर रूट होता है ये 3 हो जाएगा। I0 इस तरीके से हो जाएगा, I0 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ I0 बचेगा, ठीक है, इंटू 1। तो 10I0 प्लस 2 इंटू 3 इज 6I0, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 16I0। तो मैक्सिमम हमारी जो इंटेंसिटी आई है ये हमारी आई है 16I0, ठीक है। अब देखिए हम मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम इंटेंसिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो सेम यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो I1 इज 9I0 इंटू प्लस I0 देन प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 जो है ये हमारा 9I0 है इंटू I0 और cos 5 की मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है जो कि है -1। तो आप इसे सॉल्व करिए। 9I0 प्लस I0 हो जाएगा आपका 10I0 प्लस 2, यहाँ पर अंडर रूट 9 हो जाएगा 3, I0 स्क्वायर जो है यहाँ पर सिर्फ कैंसिल हो जाएगा जैसा हमने यहाँ पर करा, तो सिर्फ बचेगा आपका I0 एंड यहाँ पर लास्ट में बचेगा -1, ठीक है। तो 10I0 माइनस हो जाएगा, ये माइनस अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा 6, 2 3 जा 6I0 आपका आ जाएगा। तो 10 माइनस 6I0 इज 4I0। तो मिनिमम इंटेंसिटी जो है ये हमारी आ गई 4I0। अब देखिए यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, रेशो पूछा गया है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, रेशो लेना है मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मिनिमम रेशो किस तरीके से होगा, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो। मैक्सिमम है 16I0 अपॉन मिनिमम है 4I0। सो I0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा एंड 4 4 जा 16, तो हमारा रेशो आ जाएगा 4/1। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 4:1। नेक्स्ट, calculate the ratio of the acceleration due to gravity on Earth and the surface of a planet whose mass and radius are double than the mass of radius of the Earth। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि अर्थ दी गई है और एक कोई भी प्लैनेट दिया गया है, ठीक है, एक अर्थ है और एक कोई प्लैनेट है। अब अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लीजिए हम GE ले लेते हैं और उस प्लैनेट पर GP ले लेते हैं हम। अब हमें पूछा जा रहा है कि GE और GP का हमारा रेशियो क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब देखिए हमें मास क्या बोला गया है, मास एंड रेडियस आर डबल देन द मास ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। इस प्लैनेट के बारे में बात हो रही है, इस प्लैनेट का जो मास है और रेडियस है अर्थ के प्लैनेट से डबल है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मास ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस मास ऑफ अर्थ। और उसी तरीके से रेडियस का भी बोला गया है, रेडियस भी डबल है अर्थ के रेडियस से, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं RP इज इक्वल्स टू 2RE। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ G' क्या होता है, ये आप सभी को पता है फॉर्मूला, कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है m/r², ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए ये किस तरीके से हो जाएगा, GE इज इक्वल्स टू GME/RE², ठीक है। यही फॉर्मूले का हमने यूज करके ये अर्थ के लिए लिख दिए, देन उस प्लैनेट के लिए भी लिख दीजिए GMP/RP², ठीक है। ये प्लैनेट के लिए हमने लिखा है और ये हम अर्थ के लिए हमने लिखा है इक्वेशन।
अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का हमें क्या पूछा गया है, रेशो पूछा गया है जीई बाय जीपी का, तो आपको जीई बाय जीपी इनका रेशो लिख लेना है। तो देखिए साइड में हम यहाँ पर ये रब कर देते हैं, तो इनका रेशो लिख लीजिए जीई बाय जीपी। किस तरीके से होगा जीई बाय जीपी, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है जीई बाय जीपी। तो देखिए जीई बाय जीपी इज इक्वल्स टू, इस तरीके से होगा जीई की, देखिए कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इनटू, अब देखिए जीपी बोला गया है, तो जीपी को अगर हम नीचे और लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा आर पी स्क्वायर अपॉन जी एम पी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था कि एम पी, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था वैल्यूज, आई होप कि वो आपको याद हो कि हमें जो क्वेश्चन में बोला गया था वो वैल्यू कि mp जो है यानी मास ऑफ प्रोटॉन जो है, सॉरी मास ऑफ प्लैनेट जो है, ये ट्वाइस है मास ऑफ अर्थ के, और रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है ये डबल है रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो यही वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर ये जो g जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये और ये g कैंसिल हो जाएगा आपस में। me को आप एज इट इज लिखिए, देन re स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा इनटू rp की वैल्यू यहाँ पर है 2re, ये हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय mp का भी हमने वैल्यू लिखा है 2me। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू लिख ली है। अब देखिए me यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 1/2, देखिए ये 1/2 आप इसको साइड में लिख लीजिए, इनटू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो re स्क्वायर और re2 को आप बाहर लिखोगे तो ये 4 हो जाएगा, और re स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। तो ये किस तरीके से हो जाएगा 2 1 एंड 2 2 4, यानी 2/1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो रेशियो है ये आ जाएगा आपका। तो फॉर दिस क्वेश्चन हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, if current changes with a uniform speed of 10 ampere per second in a coil of self-inductance of 2 into 10 raised to minus 3 Henry, the induced electromotive force will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है पहले ये देखते हैं हम। तो देखिए एक कॉइल दिया गया है, ठीक है, एक कॉइल यहाँ पर कॉइल दी गई है, एक कॉइल दी गई है जो कि करंट यहाँ पर इस तरीके से इस वे में यहाँ पर करंट जो है ये फ्लो हो रहा है, करंट मूव कर रहा है। तो करंट चेंज हो रहा है किस स्पीड से, 10 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो di/dt हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, तो 10 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और क्या गिवन है हमें, सेल्फ इंडक्टेंस जो कि होता है आपका L, तो L होता है 2 into 10 raised to minus 3 हेनरी, ये हमें दिया है। अब हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा गया है, यानी हमें EMF पूछा गया है, EMF जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, तो यानी V इंड्यूस पूछा गया है, कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, कितना EMF इंड्यूस होगा, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है V इंड्यूस का -L di/dt। ठीक है, तो माइनस L की वैल्यू है 2 into 10 raised to minus 3 इंटू यहाँ पर देखिए di/dt है 10 वोल्ट लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने वोल्ट लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 raised to minus 3 एंड 10 raised to plus 1 हो जाएगा आपका -2 into 10 raised to minus 2 वोल्ट। आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा -0.02 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 0.02 वोल्ट। तो इसीलिए जो यहाँ पर EMF इंड्यूस है ये आपका हो जाएगा 0.02 वोल्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 0.02 वोल्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,